जिस समय यह भवन निर्माण हो रहा था, उस समय अंग्रेजों ने सोचा था वो हमेशा हिंदुस्तान पर राज करते रहेंगे। अंग्रेज ये भूल गए कि किसी भी सल्तनत से ज़्यादा ताकतवर होती है वहाँ की आवाम। अंग्रेज ये भी भूल कर गए कि सबसे बड़ा बलवान होता है समय। समय की ताकत देखिए, इस भवन के निर्माण में पूरे 17 साल लगे और ठीक 17 साल बाद अंग्रेजी हुकूमत का अंत हो गया। हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद देश की बागडोर संभालने वाले सभी नेता इस पसोपेश में थे कि वायसराय के इस विशाल महल का क्या उपयोग किया जाए। मुश्किल ये थी कि वायसराय हाउस बाहर से जितना भव्य था, भीतर से उससे कहीं ज्यादा आलीशान। भवन की मुख्य सीढ़ियां जिस दरबार हॉल में खुलती हैं, वहां 33 मीटर की ऊंचाई पर 2 टन का बेशकीमती झाड़ फानूस लगा है। अंग्रेजी राज में यहाँ वायसराय का दरबार लगता था, इसलिए यहाँ वायसराय और उनकी पत्नी के लिए 2 सिंहासन रखे गए थे। पर लोकतंत्र में जनता राज करती है, इसलिए आजादी के बाद इन सिंहासनों को हटवाकर यहाँ साधारण कुर्सी रख दी गई। बाद में दरबार हॉल को 5वीं सदी की गुप्त काल की गौतम बुद्ध की प्रतिमा से सजाया गया। बहुत कम लोगों को आज ये याद होगा कि देश आजाद होने के तुरंत बाद वायसराय हाउस यानी आज के राष्ट्रपति भवन को गवर्नमेंट हाउस नाम दिया गया और इस दरबार हॉल को संग्रहालय बना दिया गया। और ये तब तक म्यूजियम ही रहा जब तक दिल्ली में नेशनल म्यूजियम की बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हो गई। वायसराय हाउस के बॉलरूम की भव्यता तो और भी निराली है। ये एक खूबसूरत आभूषण के बक्से की तरह दिखता है। इसकी छत पर पर्शियन स्टाइल की बेजोड़ पेंटिंग की गई है। शाही आखेट की ये चित्रकारी चमड़े पर की गई है। इस कक्ष को आज अशोक हॉल कहा जाता है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह जैसे महत्वपूर्ण राजकीय कार्यक्रम अशोक हॉल में ही आयोजित किए जाते हैं। मार्बल हॉल को आप राष्ट्रपति भवन की आर्ट गैलरी भी कह सकते हैं। यहाँ वायसराय की और बाद में राष्ट्रपतियों की संग्रह की गई पेंटिंग्स रखी गई हैं। मार्बल हॉल में आप जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की आदमकद संगमरमर की मूर्ति देख सकते हैं। यहाँ क्वीन मैरी का चांदी का सिंहासन भी है और उनके मुकुट की पीतल की अनुकृति भी। वायसराय हाउस में 54 शयन कक्ष और राजकीय मेहमानों के लिए अलग से अतिथि कक्ष बनाए गए। सभी कमरों को आपस में जोड़ते वैभवशाली गलियारे हैं। इन गलियारों की लंबाई ही करीब 1.5 मील से ज्यादा है। आजादी के बाद भारत के राजकीय दौरे पर आए कई महत्वपूर्ण राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति भवन के इन अतिथि कक्षों में ठहर चुके हैं। 1955 में रूसी राष्ट्रपति ख्रुश्चेव, 62 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और हाल के वर्षों में गयाना के राष्ट्रपति भरत जगदेव राष्ट्रपति भवन की मेहमान नवाजी का आनंद उठा चुके हैं। पूर्व भूटान नरेश जब भी भारत के दौरे पर आते थे तो वे राष्ट्रपति भवन में ही ठहरते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी जब हिंदुस्तान आए थे उस वक्त की उनकी हस्ताक्षर की हुई ये तस्वीर राष्ट्रपति भवन में आज भी उनकी याद बनी हुई है। और ये है स्टेट डाइनिंग हॉल यानी भोजन कक्ष। इस विशाल भोजन कक्ष में एक साथ 104 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। उन्नीस 1931 में नई दिल्ली अंग्रेजों की राजधानी बना और उसके बाद
सिर्फ 5 अंग्रेज शासक यहाँ रह पाए। लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वॉयसराय थे और लॉर्ड इरविन यहाँ रहने वाले पहले। लॉर्ड इरविन पहले अंग्रेजी शासक थे जो इस भवन में रहने आए थे। बात 1929 की है। इस भवन की विशालता और भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि कहते हैं कि कई बार लॉर्ड इरविन यहाँ रहते हुए यहीं पर रास्ता भटक जाते थे। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो गया। राष्ट्रपति भवन बनने से पहले 2 साल तक यह भवन गवर्नमेंट हाउस के नाम से जाना गया। तब भारतीय मूल के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य यहाँ रहने के लिए आए, लेकिन यहाँ के राजसी ठाट-बाट ने उन्हें खासा विचलित किया। आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को यहाँ के ठाट-बाट नागवार गुजरे। उन्होंने कई बार सिफारिश की कि उन्हें रहने के लिए कोई छोटा सरकारी आवास दिया जाए, और जब ऐसा नहीं हो सका तो राजगोपालाचारी मेहमानों के लिए बने कमरों में रहने लगे। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए। गवर्नमेंट हाउस राष्ट्रपति भवन बन गया। आजाद हिंदुस्तान के लिए ये सुनहरा दिन था। पूरे राष्ट्रपति भवन को दीपमालाओं से सजाया गया और तब से हर साल 26 जनवरी को इसे यूं ही रोशनी से सजाने की परंपरा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए भी ये भवन एक महल की तरह था। उन्होंने भी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का अनुसरण किया और अतिथि कक्ष में रहने लगे। तब से सभी राष्ट्रपति इस परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं। उन्नीस 1950 से अब तक यहाँ 12 राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये सभी राष्ट्रपति देश की राजनीति के अलावा राष्ट्रपति भवन में भी अपनी यादों के साथ-साथ कभी न मिटने वाली छाप छोड़ गए हैं। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चाहते थे कि राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपतियों की याद में उनके फोटो लगाने की बजाय हाथ से बनाए चित्र लगाए जाएं, और ये परंपरा आज भी कायम है। स्टेट बैंक्वेट हॉल में सभी पूर्व राष्ट्रपतियों की पेंटिंग्स लगाई गई हैं। इसी तरह दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक थे और बहुत बड़े विद्वान। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए उन्होंने यहाँ पुस्तकालय में अच्छी पुस्तकों के संग्रह पर बहुत जोर दिया। जाकिर हुसैन को गुलाब के फूलों से बहुत प्यार था। मुगल गार्डन में हर तरह के गुलाब के फूल खिलें, ये उन्होंने सुनिश्चित किया। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का मुखिया होता है और संविधान का रक्षक। राष्ट्रपति भवन में बदलते दौर के साथ थोड़े बहुत बदलाव होते रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति वेंकटरमण ने अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति भवन के भीतर इस संग्रहालय की स्थापना की। इस म्यूजियम में 640 किलो वजन का चांदी का वो सिंहासन रखा है जिस पर दिल्ली दरबार के दौरान ब्रिटेन के राजा बैठा करते थे। इसके अलावा यहाँ राष्ट्रपतियों को मिले कई बहुमूल्य उपहारों को संजो कर रखा गया है। संग्रहालय में माउंट एवरेस्ट पर पहली बार फहराया गया तिरंगा भी है
तो साथ ही सूरजमुखी का एक मुरझाया फूल भी, जो गांधी जी की पार्थिव देह पर चढ़ाया गया था। 10वें राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन संवेदनशील राष्ट्रपति के रूप में याद किए जाते हैं। राष्ट्रपति नारायणन पर्यावरण में बदलाव के खतरों से खासे विचलित थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा का जल संचय करने का प्लांट लगवाया। ये प्लांट सिर्फ 12 लाख रुपए में शुरू हुआ और इसके काम करते ही राष्ट्रपति भवन और उसके आसपास के क्षेत्र में जमीनी जल स्तर में बढ़ोतरी की रिपोर्ट्स मिली हैं। डॉक्टर नारायणन के बाद राष्ट्रपति बने डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति भवन का एक कोना बच्चों के नाम करके गए थे, जिसे चिल्ड्रंस गैलरी कहा जाता है। चिल्ड्रंस गैलरी में बच्चों की बनाई कई खूबसूरत और कुछ मासूम सी कलाकृतियां हैं। चिल्ड्रंस गैलरी का एक दूसरा हिस्सा साइंस गैलरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ खेल खेल में विज्ञान की बातें सीखी जा सकती हैं। और विज्ञान के कई आविष्कारों के साथ खेला भी जा सकता है। हाल के वर्षों में राष्ट्रपति भवन के संग्रहालयों में ये किचन गैलरी भी शामिल हो गई है। किचन गैलरी में खाना बनाने और परोसने के तरह तरह के बर्तन संजोए गए हैं। पांच साल पहले 2007 में राष्ट्रपति भवन के इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय और जुड़ गया, जब पहली बार एक महिला श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की राष्ट्रपति चुनी गईं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति भवन में रोशनी परियोजना शुरू की। ये पर्यावरण प्रबंधन, प्रदूषण रोकने और ऊर्जा के संचयन के लिए एक अनूठी परियोजना है। और अब अगले 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति भवन श्री प्रणब मुखर्जी का निवास होगा। राजनीति में बेहद अनुभवी प्रणब मुखर्जी को सब प्यार और आदर से प्रणब दा कहते हैं और वो भारत के 13वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। राष्ट्रपति भवन के इतिहास से भी कहीं ज्यादा पुराना इतिहास है राष्ट्रपति की अंगरक्षक टुकड़ी का। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड का इतिहास 234 साल पुराना है। आजादी से पहले इसे गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड कहा जाता था। – 1950 से इसे नया नाम द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड मिला। आज ये भारतीय सेना की सबसे छोटी लेकिन सबसे खास रेजिमेंट है। राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देंगे। राष्ट्रीय सलूट मध्य देख। अस्सी साल पहले लुटियंस ने वायसराय हाउस को ऐसी ऊंचाई पर बनाया जहां से हुक्मरानों को आम जनता दिखाई भी ना दे। वायसराय हाउस की किलानुमा दीवारों को इतनी मजबूती दी कि लोगों की आवाज इनसे टकरा कर ही दम तोड़ दे।
लेकिन यही वॉयसराय हाउस जब राष्ट्रपति भवन बना तो इतनी ऊंचाई पर रहकर भी कोई राष्ट्रपति राजनीतिक कर्तव्यों और सामाजिक सरोकारों से अछूता नहीं रह पाया। ये लोकतंत्र की ताकत है, ये गणतंत्र की ताकत है। हमारा इस खास कार्यक्रम हमारा इतिहास में बस इतना ही। इतिहास से जुड़ी और क्षेत्र से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें।